Good morning, students. Myself, Dr. Suman, Assistant Professor, Government Law College, अजमेर। ई लेक्चर की इस कड़ी में हम लोग LLB सेकेंड ईयर की ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट 1882 विषय पर चर्चा कर रहे हैं। ई लेक्चर के इस सीरीज में हम लोग आज सेक्शन 5 धारा 5 डेफिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी संपत्ति अंतरण की परिभाषा पढ़ेंगे। Transfer of property means an act by which a living person conveys property in present or in future to one or more other living persons or to himself and one or more other living persons, and to transfer of property is so perform such act. संपत्ति अंतरण अधिनियम धारा 5 में इसकी परिभाषा दी गई है। इस धारा में संपत्ति के अंतरण से ऐसा कार्य अभिप्रेत है जिसके द्वारा कोई जीवित व्यक्ति एक या अधिक अन्य जीवित व्यक्तियों को या स्वयं को अथवा स्वयं और एक या अधिक अन्य जीवित व्यक्तियों को वर्तमान में या भविष्य में संपत्ति हस्तांतरित करता है और संपत्ति का अंतरण करना ऐसा कार्य करना है। संपत्ति अंतरण की परिभाषा संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 में कहीं भी विस्तृत रूप में नहीं है। संपत्ति हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा कि संपत्ति चल और अचल दो तरह की होती है। संपत्ति मूवेबल और इमूवेबल दोनों का ही विस्तृत रूप है। संपत्ति से अभिप्राय हमने इसे भी पिछले लेक्चर में पढ़ा कि हम संपत्ति किसे कहेंगे। संपत्ति किसी भी तरह की हो, उसके मोड ऑफ कन्वेंस या ट्रांसफर के तरीके सेल, विक्रय, एक्सचेंज, विनिमय, दान, गिफ्ट, लीज, पट्टा एवं बंधक, इनके द्वारा हम संपत्ति का अंतरण करते हैं। सेक्शन 5 में संपत्ति के अंतरण से कोई भी ऐसा कार्य या किसी भी ऐसे कार्य से तात्पर्य है जिसके द्वारा कोई जीवित व्यक्ति एक या अन्य जीवित व्यक्तियों तुरंत या भविष्य में कोई संपत्ति हस्तांतरित करता है। इसी कार्य को उन्होंने इसके अंतर्गत संपत्ति अंतरण कहा है। संपत्ति अंतरण कोई व्यक्ति स्वयं कर सकता है या किसी के साथ मिलकर कर सकता है। किसी अन्य व्यक्ति को, किसी एक व्यक्ति को या किसी एक से अधिक व्यक्तियों को वो दे सकता है। जब वो स्वयं को मिलाकर देता है तो उस स्थिति में वह अंतरणकर्ता और अंतरित दोनों हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल न्यास ट्रस्ट में अंतरणकर्ता और अंतरित एक ही व्यक्ति हो सकते हैं। संपत्ति अंतरण की परिभाषा धारा 5 में जीवित व्यक्ति के अंतर्गत कंपनी या संगम या व्यक्तियों का निकाय, चाहे वह निगमित हो या न हो, आता है। इस धारा में कोई भी बात कंपनियों, संगमों या व्यक्तियों के निकायों को या के द्वारा किए जाने वाले संपत्ति अंतरण से संबंधित किसी भी तथ्य प्रवृत्त विधि पर प्रभाव नहीं डालेगी। In this section, living person includes a company or association or body of individuals
whether incorporated or not, but nothing herein contained shall affect any law for the time being in force relating to transfer of property to or by companies, associations or bodies of individuals। अर्थात जीवित व्यक्ति के अंतर्गत विधिक व्यक्ति ऐसा व्यक्ति जो कानून द्वारा उत्पन्न हो, जैसे कंपनी। प्रत्येक ज्यूरिस्टिक पर्सन को हम लोग जीवित व्यक्ति में शामिल नहीं मान सकते। जीवित व्यक्ति वह तभी होगा जब व्यक्ति हो, पर्सनैलिटी हो उसकी। धारा 5 में जीवित व्यक्ति का अर्थ रजिस्टर्ड कंपनी, पंजीकृत कंपनी, फर्म, निकाय आदि विधिक व्यक्ति है। इनके द्वारा संपत्ति का अंतरण हो सकता है। इसके अलावा अन्य विधिक व्यक्ति होते हैं जो संपत्ति अंतरण नहीं कर सकते। संपत्ति अंतरण अधिनियम में लिविंग पर्सन जीवित व्यक्ति के अंतर्गत अनरजिस्टर्ड कंपनियां, अपंजीकृत संगम, व्यक्तियों का अपंजीकृत निकाय, इन्हें माना गया है। संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत लिविंग पर्सन जीवित व्यक्ति के अंतर्गत कंपनी और संगम और इनका निकाय इत्यादि सम्मिलित है। Essential elements of transfer of property। संपत्ति के अंतरण की आवश्यकता। लिविंग पर्सन, जैसा कि सेक्शन 5 की डेफिनेशन में हमने देखा परिभाषा में कि एक जीवित व्यक्ति, एक या अधिक अन्य जीवित व्यक्ति अर्थात लिविंग पर्सन, व्यक्ति जीवित, वन पर्सन और मोर देन वन पर्सन टू हिमसेल्फ, प्रॉपर्टी मूवेबल और इमूवेबल, ट्रांसफर, प्रॉपर्टी कन्वेज इन प्रेजेंट और फ्यूचर। अर्थात एक जीवित व्यक्ति दूसरे जीवित व्यक्ति को, जीवित व्यक्ति से यहाँ तात्पर्य अपने जीवन काल में जब कोई व्यक्ति अंतरण करता है, एक जीवित व्यक्ति द्वारा दूसरे जीवित व्यक्ति को किया गया अंतरण संपत्ति अंतरण कहलाएगा। अंतरणकर्ता ऐसे व्यक्ति को संपत्ति अंतरित करता है जो जीवित हो। जीवित का अर्थ यहाँ पे मनुष्य, साथ ही विधिक व्यक्ति जैसे कंपनी, निकाय, निगमित, अनिगमित निकाय सम्मिलित है। स्वयं को एक या अधिक अन्य जीवित व्यक्तियों को अंतरित करता है। संपत्ति, संपत्ति किस प्रकार की हो सकती है? संपत्ति मूवेबल और इमूवेबल, चल व अचल दोनों इसमें इंक्लूड हैं, सम्मिलित हैं। एक साथ या एक के बाद एक अनेक को अंतरण या स्वयं के साथ अन्य व्यक्तियों को अंतरण। कोई व्यक्ति स्वयं को अंतरण कर सकता है अगर वो बहैसियत किसी ट्रस्ट के ट्रस्टी की हैसियत में कार्य कर रहे हैं।
जैसे वक्फ, एक केस राय बनाम राय के बाद में हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने कहा, आगे भी हम सेक्शन 13 में इसे पढ़ेंगे, कि श्रम को अंतरण कैसे करें। इस केस में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का कलेक्टर चार्ज में था। सरकारी अस्पताल बनाने के लिए उसने एक प्लॉट डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को दान दे दिया। दान विलेख पे जमींदार की ओर से कलेक्टर ने डोनर, एज ए डोनर साइन किए। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की हैसियत से उसने डोनी, उसे एक्सेप्ट करते हुए साइन किए। इसे संपत्ति अंतरण माना गया, अर्थात स्वयं को भी अंतरण किया जा सकता है, क्योंकि यह संपत्ति का अंतरण है। इसी तरह आगे के सेक्शन में हम देखेंगे कि एक के बाद एक दूसरे व्यक्ति को संपत्ति अंतरण कर दी जाती है। थर्ड है प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी मौजूद होनी चाहिए, संपत्ति का अस्तित्व होना चाहिए। प्रॉपर्टी मूवेबल और इमूवेबल कोई भी हो सकती है। प्रॉपर्टी से तात्पर्य यहाँ पे टाइटल, ऑनरशिप एंड समस्त राइट्स, एब्सोल्यूट राइट्स जहां आते होंगे, जो हमने पिछले लेक्चर्स में से समझा कि हम संपत्ति किसे कहें। वो सब संपत्ति में आते हैं। कॉर्पस फॉर्म में किसी वस्तु का होना, उस संपत्ति में किसी के राइट्स होना, उसे संपत्ति बनाते हैं। ट्रांसफर, अंतरण। अंतरण कैसे हो सकता है? अंतरण के कई तरीके, जैसे विक्रय, बंधक, पट्टा, विनिमय, दान। जहां संपत्ति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास जा रही है, उसे संपत्ति अंतरण करना कहेंगे। लेकिन संपत्ति अंतरण अधिनियम संकीर्ण रूप से सिर्फ कुछ मामलों में ही संपत्ति अंतरण मानता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे वसीयत या उत्तराधिकार में जब संपत्ति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को जाती है, लेकिन ये इस अधिनियम के अंतर्गत नहीं आते, संपत्ति अंतरण नहीं। प्रॉपर्टी कन्वे, प्रॉपर्टी अंतर, संपत्ति अंतरण का प्रभाव क्या हो, इन प्रेजेंट और इन फ्यूचर, वर्तमान में या भविष्य में हम किसी भी तरह से संपत्ति का अंतरण कर सकते हैं। संपत्ति का परिधान किया जाना संपत्ति अंतरण है। संपत्ति का अंतरण वर्तमान या भविष्य में किया जा सकता है, या दोनों में भी हो सकता है, अर्थात पार्शियली इन प्रेजेंट और पार्शियली इन फ्यूचर। कुछ संपत्ति वर्तमान में दी जाए और कुछ संपत्ति भविष्य में किसी तिथि को दी जाए। अंतरण हर प्रकार से वैध हो। आवश्यकता है सिर्फ संपत्ति अंतरण के समय संपत्ति का विद्यमान होना। अगर संपत्ति नहीं है तो अंतरण वैध नहीं होगा, अर्थात वर्तमान में या भविष्य में संपत्ति का अंतरण किया जा सकता है, केवल और केवल संपत्ति का मौजूद होना आवश्यक है। संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत
क्या अंतरित किया जा सकता है और क्या नहीं किया जा सकता। आगे के सेक्शंस में हम इन्हें पढ़ें। थैंक्स।